Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the lecture number 2, that is from JNU entrance exam for PhD level from 2021 paper. So this is 2021 paper, okay, and we are discussing about the questions that came in the 2021, okay. So this is a previous year question जो कि आपका 2021 में आ रखा है. देखो फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है. फॉर्म फिलअप dates are there, dates are arrived, ठीक है. तो 20 तारीख क्योंकि लास्ट डेट है, 20 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलअप. सो यू गाइस शुड fill the forms very soon, and we are discussing on the previous year question that came in the 2021 paper. So here it is, you can see our environmental sciences stream. This is lecture 2. The first lecture was already there, so you can go in the playlist button and you can check the lecture again. ठीक है. देखो काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और इसमें रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च मेथड से आता है, ठीक है, और करंट जर्नल्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं. अलग अलग तरीके के इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको वो ग्रिल तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और आपको रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए. सो लेट अस बिगिन. आज का लेक्चर बिगिन करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन को. So the first question you are seeing here, it is asking if an individual makes a substantial contribution to the research or the writing of the research report but it not listed as an author is called as. ठीक है, मतलब क्या है कि एक स्कॉलर है, ठीक है, this PhD scholar is A and this PhD scholar is D and this PhD scholar is C. ये मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी और सी जो है ये मिलके पेपर लिख रहे हैं. तो ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं. तो ए ने क्या किया है, ए ने पेपर को डिजाइन किया है तो वो फर्स्ट ऑथर है. ओके, जैसे कि मैं बात करूं ए ने डिजाइन किया है तो वो फर्स्ट ऑथर है. बी की बात करूं तो क्या होता है, बी ने पेपर में एनालिसिस पार्ट में हेल्प किया है, ठीक है, तो वो आपका सेकेंड ऑथर में है. बट सी की बात करें, सी ने क्या किया है, सी ने फील्ड वर्क किया है, मतलब डाटा जनरेट करके लाया है, बट ही इज नोवेयर इन द पेपर. ओके, ये बोला जा रहा है, मतलब सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन. ओके, और फिर भी यू आर नॉट इंक्लूडेड इन योर पेपर. सो व्हाट होगा, अगर पेपर में इंक्लूड ही नहीं किए जाओगे तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, इस बंदे को जस्टिस नहीं मिल रहा है. तो इस तरीके के चीजों को क्या बोला जाता है. द आंसर वाज घोस्ट ऑथरशिप. ठीक है, इसको हम घोस्ट ऑथरशिप बोलते हैं. मतलब ऑथर्स को नाम ही नहीं देना, घोस्ट होता है. घोस्ट एक इविल वर्ड समझ में आ रहा होगा तो वही सब करेक्शन लगा सकते थे इसका आंसर क्या होगा, बट इट आंसर इज घोस्ट ऑथरशिप. तो आइए चलते हैं इसके जो अलग ऑप्शन है उनको बारे में भी जानने की जरूरत है क्योंकि डिटेल, वी आर प्रोवाइडिंग यू द डिटेल एनालिसिस. हमेशा याद रखो, बिना डिटेल एनालिसिस के काम नहीं बनता है. तो प्रोवाइडिंग द डिटेल एनालिसिस, तो समझो डिटेल एनालिसिस क्या बता रहा हूँ. देखो, ऑनररी ऑथरशिप का मीनिंग क्या होता है. ऑनररी ऑथरशिप का मीनिंग होता है रेफर्स टू दोज who are named as author merely because they hold senior position within the service or the facility where the research occurred and may have helped secure funding. मतलब तीन चीजें हैं. देखो, एक तो सीनियर पोजीशन,
मतलब तुम्हारे गाइड की बात करते हैं, गाइड भले ही आपको गाइड करे या ना करे, जो कि आज के डेट पे हो रहा है, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, गाइड भले ही गाइड करे या ना करे, ही विल बी इन द पेपर, इनसाइड द पेपर, इन में रहेगा वो, हमेशा पेपर में रहेगा, ठीक है। प्लस क्या है आपको, फैसिलिटी। सपोज करो आपके यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी नहीं है, आप कहीं पे फैसिलिटी को ये कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है, फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो जो बंदा उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइडर, ही कैन क्लेम और शी कैन क्लेम एज ऑथरशिप, ठीक है। ये होता है ऑनररी, यहाँ पे भी आप ऑनररी समझ के उसको देते हो। प्लस क्या है कि फंडिंग, फंडिंग तो भाई मेन है, जो आज का जमाना है, बिना फंडिंग के तो काम होती नहीं, फंडिंग जो कर रहा है उसको भी नाम देना जरूरी होता है। तो these are what, this is the first option, that is honorary authorship, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो ये honorary authorship होता है, इसको देने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस बनाए गए हैं जर्नल्स के द्वारा, ठीक है। और ये गाइडलाइंस क्या है, यू शुड मेंशन द ऑथर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये मेरा ही पेपर है, तो आई एम showing the author's contribution that I have written in my paper. So you can see here KV, मतलब मैं कल्याण बिस्वाल, ठीक है, was involved in the data analysis। देखो डाटा एनालिसिस में भी मैं इन्वॉल्व हूँ, मेथोडोलॉजी में भी इन्वॉल्व हूँ, मेथोडोलॉजी को फ्रेम कर रहा हूँ और राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों कर रहा हूँ, तो तीन काम मैं कर रहा हूँ अकेले, ठीक है, मैं तीनों काम अकेले भी कर रहा हूँ। तो इफ आई एम राइटिंग दिस थिंग, थ्री थिंग्स, तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा, मेजर नहीं, इट इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ, तो फर्स्ट ऑथर कौन बनेगा, ऑब्वियस बात है, इट वाज माय पेपर, तो आई विल बी बिकमिंग द फर्स्ट ऑथर, ठीक है। देन कम्स इनके कंट्रीब्यूटेड द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड राइटिंग, वो भी इंक्लूड होंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जनरेट किए हैं। देन somebody is reviewing and editing, they will be also including, and somebody is doing field sample and data curation, they will also include, दिख रहा है। और फंडिंग एजेंसी को जरूरी नहीं कि आप ऑथर्स पे रखो, फंडिंग एजेंसी को कम से कम एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है, तो क्योंकि फंडिंग एजेंसी को एक्नॉलेज किया गया है कि इस पेपर में जो फंडिंग एजेंसी रहा है ये रहा है, इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिला हुआ है, दैट्स व्हाई व्हाट, दैट्स व्हाई दिस इज द फंडिंग एजेंसी सोर्स आई हैव रिटन, who has funded me, although it was partially funded, but I have to write their names to give me their financial support in this work, okay। So ये proper procedure होता है आपका honorary authorship का, क्लियर है, ये चीज डेफिनेटली क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब घोस्ट ऑथरशिप की बात करते हैं, जो कि पहले ही पढ़ा है, क्या है, घोस्ट ऑथर्स आर दोज who participate in the research, data analysis, writing of a manuscript, but are not named or disclosed in the author byline on acknowledgement। देखो एक्नोलेजमेंट भी है, बायलाइन भी होगा और एक्नोलेजमेंट, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। ये मत सोचो कि कोई बंदा आपका सैम्पलिंग कर दिया है तो आप उसको ऑथर्स का नाम दे दोगे, ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे जो सैम्पलिंग करते हैं वो ऑथर्स के नाम नहीं होते वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक्नोलेजमेंट से भी काम चल जाता है, we can acknowledge them in our research work, clear, okay। then comes coercive authorship। coercive authorship का मीनिंग क्या होता है, has been defined as authorship conferred to individuals in response to their exertion of seniority और supervisory status। ये तो गाइड वाला है, ठीक है, ओवर सबऑर्डिनेट एंड जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स, डिफरेंट बात है। तो इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गाइड जो होता है या सीनियर जो होता है आपको गाइड कर रहा होता है, दैट्स व्हाई ही शुड बी ऑथर इन योर पेपर्स, ये सिंपल सी बात है, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। देन कम्स म्यूचुअल सपोर्ट ऑथरशिप्स। म्यूचुअल सपोर्ट ऑथरशिप्स ये क्या होता है, टू और मोर रिसर्चर एग्री टू लिस्ट ईच अदर्स नेम on their own paper despite the others any or minimal involvement with the purpose to gain the unfair advantage। समझे इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है
कि म्यूचुअली अनफेयर मीन से आप एडवांटेज ले रहे हो। मतलब क्या है कि म्यूचुअली आपने एक बंदे का पेपर में नाम दे दिया, और ए जो था, ए ने बी का नाम दिया इस पेपर में, तो बी अगेन दूसरे पेपर में ए का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है, दिस ऑथरशिप इज टेक्निकली रॉन्ग, बिकॉज ऑथरशिप शुड बी बेस्ड ऑन द एफर्ट्स। ठीक है, जिन्होंने एफर्ट डाला है उन्हीं को ऑथरशिप मिलना चाहिए। ये आज के जमाने का सच है कि इंडिया में ये चीज हो रहा है, और ये बहुत ही दुखद सिचुएशन है कि इस तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथरशिप्स दिए जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग लिमिटेड वर्क और लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू ए पेपर, ये तरीके का ऑथरशिप दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ऑथर्स की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, ऑथर्स और पेपर्स की जो क्वालिटी है काफी हद तक डिग्रेड हो रहा है। ये चीज दिमाग में क्लियर हो रहा है आपके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, द एच इंडेक्स इज द मेजर ऑफ impact of researcher work and is based on the number of times that the researcher work cited। क्लियर है, सही बात है। तो बोलता क्या है, द एच इंडेक्स इज द मीन ऑफ मेजरिंग द साइंटिस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर फील्ड। तो साइंटिस्ट का इम्पैक्ट कैसे बढ़ेगा, जैसे कि साइटेशंस हुआ, या तो पेपर्स जो पब्लिश्ड हुआ उसमें इंटरेक्शन और प्रोडक्टिविटी, मतलब रेफरेंस उसमें इंक्लूड कर दिए, एज ए रेफरेंस के तौर पे उसको ले रहे हो। ठीक है, फिर क्या है कि द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बाय द साइंटिस्ट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दोज पब्लिकेशन हैज बीन साइटेड। सही बात है, साइटेशन पे डिपेंड करता है कौन, एच इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम एक ऑथर का देखें साइटेशन, देखो यहाँ 55 दे रखा है, मतलब क्या है, उसके पेपर्स जो हैं 55 टाइम साइटेड हुए हैं सिंस 2017। क्लियर है, ये देख सकते हो एच इंडेक्स या कितना पेपर पब्लिश हो रहा है उसकी संख्या। ठीक है, जो बढ़ते जा रहा है। साइटेशंस देखो इतना है, इतना है। क्लियर है, इसी तरीके से हम I10 इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हमें आने वाले लेक्चर्स में, और आज के लिए एच इंडेक्स पे ध्यान दो कि एच इंडेक्स होता क्या है। फिर बात आता है कि वेब ऑफ साइंस और गूगल स्कॉलर बोथ कैन ट्रैक द साइटेशंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए कैलकुलेट रिसर्चर्स एच इंडेक्स। सही बात है, यहाँ पे एच इंडेक्स सीधा दिखा रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे ये वेब ऑफ साइंस में भी एच इंडेक्स दिखा रहा है, तो इसे बोलने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेब ऑफ साइंस। ये प्लेटफॉर्म है जर्नल्स के देखने के, और ये गूगल स्कॉलर है जहाँ पे आप जर्नल्स को खोजते हो, वेबसाइट्स which give you the different kind of journals। ओके, क्लियर है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही करेक्ट था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यू आर ऑल ए पार्ट ऑफ डाटा गैदरिंग मेथड। बहुत ही सिंपल है, ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं, फंडामेंटल फिलोसफीज, ये तो होगा ही नहीं कतई। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 6 टॉप कलेक्शन मेथड्स हैं, पहला मेथड है उसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इफ यू आस्क्ड समवन कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ ए डाटा एनालिसिस हाउ टू बेस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, द मोस्ट कॉमन आंसर वुड बी लाइक टू बी इंटरव्यूज। जैसे कौन करता है, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट किसी से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उससे वो क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से वो उसका इंटरव्यू देता है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए आपको। Almost anyone can come up with a list of questions, but the key efficient interviewer is knowing what to ask। एक अच्छा इंटरव्यूअर जो होता है वो उसको ये पता होता है सामने वाले से पूछना क्या चाहिए, तो इसीलिए हमेशा एक्सपर्ट्स को बैठाया जाता है। ठीक है, efficiency in interviewing is crucial because of all the primary data collection method, in person interviewing can be most expensive। एक इंसान को बुला के इंटरव्यू करना ये भी काफी एक्सपेंसिव होता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो
कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो। ठीक है, जैसे कि जो एक्टर वेक्टर आ रहे हैं अपने प्रमोशन के लिए फिल्म के लिए, तो उन लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, एक तरीके से कपिल शर्मा पूछ रहे हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यू नो इट वेरी वेल। तो एक इंटरव्यू में पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू करने के लिए भी कॉस्ट लग रहा है, एक पूरा प्रॉपर सेटअप बन रहा है, ऑडियंस को बैठाने के लिए जगह बैठ रही है, उनको बुलाने के लिए पैसे लग रहे हैं, काफी कुछ लग रहा है, मेहनत तो लग रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंसिव तो है, सही बात है। देयर आर वेज टू लिमिट द कॉस्ट ऑफ इंटरव्यू सच एज कंडक्टिंग देम ओवर द फोन। फोन पे बात करो तो कम हो जाएगा, थ्रू वेब चैट इंटरफेस उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, बट समटाइम इन पर्सन इंटरव्यू कैन बी वर्थ द कॉस्ट एज द इंटरव्यूअर कैन टेलर द फॉलो अप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स इन रियल टाइम एक्सचेंज। रियल टाइम एक्सचेंज हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेक कर पा रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यूज आर ऑलवेज ओपन एंडेड क्वेश्चंस कंपेयर टू प्राइमरी डाटा कलेक्शन। सच सर्वेज इंटरव्यूज आर मोस्ट कस्टमाइजेबल एंड रेस्पॉन्सिव, चेंज हो सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इसका प्रॉपर ढांचा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशंस। The observation involves collecting the information without asking questions. This method is more subjective as requires the researcher or observer to add judgment to a data. एक डाटा आया आपके पास, उसमें आपने ऑब्जर्व किया, और उसमें बाद आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया या कोई साइंस नया निकाला ऑब्जर्व करके खोज करके, तो वो सब है, वो सब सब्जेक्टिव वे से होता है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, बस इसके कुछ सर्कमस्टेंसेस से इसमें क्या होता है कि रिस्क और बायस, यहाँ पे बायसनेस नहीं होता है। इंटरव्यू में क्या है, आप जानबूझ के निकलवाने की कोशिश करोगे, ठीक है, बट यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। So for example, if study involves the number of people in a restaurant at a given time, unless the observer counts incorrectly, that the data should be reasonably reliable. Variables that require the observer to make the distinction, such as how many millennials visit a restaurant in a given period, can introduce a potential problem. In general, observation can determine the dynamic of a situation, which generally cannot be measured through other data collection techniques. Observations are combined with additional information such as videos. सही बात है, वीडियोस की मीनिंग क्या है, अगर कोई आ रहा है अंदर में रेस्टोरेंट में, सीसीटीवी कैमरा लगाया हो तो पता कर लो कौन आ रहा है, कितना जा रहा है। क्लियर है, यही वो बता रहा है, दिस इज नथिंग एल्स। देन कम्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड में क्या हो रहा है, समटाइम्स यू कलेक्ट द कंसिडरेबल अमाउंट डाटा विदाउट आस्किंग एनीवन एनीथिंग। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द रिसर्च यूज एक्जिस्टिंग डाटा। अरे लिटरेचर रिव्यू है, सिंपल लिटरेचर रिव्यू है, इसमें क्या पूछना है, जस्ट एज फ्यू एग्जांपल ऑफ द रिसर्च। ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है, मीटिंग मिनट्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, ये सब तो होता ही है हर मीटिंग के बाद। यूजुअली डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव बिकॉज you are predominantly using a research that has been already completed. However, since the researcher has less control over the results, documents and records can be incomplete data source. सही बात है, अगर सही से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होगा तो इनकम्प्लीट डाटा सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, देन कम्स फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स क्या है, combination of interviewing, surveying, observing. A focus group is a data collection method that involves several individuals who have something in common. The purpose of focus group is to add a collective element to individual data collection. सही बात है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम दे दिया, जैसे ए को दे दिया काम, बी को दे दिया काम, सी को दे दिया काम, सब मिलके एक डाटा कलेक्ट करके लाएंगे। तो फोकस ग्रुप कैन स्टडी आस्क पार्टिसिपेंट टू वॉच द प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल द डिस्कस कंटेंट बिफोर आंसरिंग द सर्वे और इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चंस। क्लियर है, जैसे ग्रुप मीटिंग वगैरह में फोकस ग्रुप से उन्हीं को बोला जाता है। जैसे ग्रुप मीटिंग किस कंपनी में हो रही है, तो वहाँ के जो कलीग्स हैं दे आर कॉल्ड एज फोकस ग्रुप इफ द ओनर इज हैंडलिंग दैट मीटिंग। क्लियर, यहाँ पे भी ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं। हाउ डू यू डिड यू फील अबाउट द प्रेजेंटेशंस, व्हाट डिड यू बेस्ट लाइक अबाउट द प्रोडक्ट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे। देन कम्स ओरल हिस्ट्रीज। Okay, at first glance an oral history might sound like an interview. Both data collection methods involve asking questions, but an oral history is more precisely defined as the recording, preservation, or interpretation of historical information based on the opinions and personal experience of the people who were involved in the events. मतलब अगर जलियांवाला कांड हुआ है या स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर था उसमें जो
पीपल्स मौजूद हैं, उनके जो ओपिनियंस, उनके जो रिकॉर्डिंग्स थे, जो कि कहीं यूट्यूब में मिलेंगे आपको या किसी फॉर्म में आपको रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद होंगे, ठीक है, उनकी जो ओरल हिस्ट्रीज बोली गई थी, ठीक है, तो उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो उनका भी यूज होता है। अनलाइक इंटरव्यू, सर्वेज, ओरल हिस्ट्री आर लिंक्ड टू ए सिंगल फेनोमेना। For example, researcher may be interested in studying the effect of blood on a community. An oral history can shed light on exactly what transpired. It's holistic approach to evaluation that uses variety of techniques. ठीक है, सनबर और आइसक्रीम का कंजप्शन का कोरिलेशन, if both the figure rises together, an unscientific conclusion may be that ice cream is the source of sunburn. ये भी हो सकता है. However, there is possibility that individual additional variable temperature affects the both these occurrences. ठीक है, हो सकता है. तो यहाँ पे जो ओरल हिस्ट्री के दौर पे जो कंक्लूजन बनाए जाते हैं वो ट्रू भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये रिसर्च के लिए एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ठीक है, इज एन एक्स्ट्रा अनइंटेंडेड वेरिएबल दैट कैन स्क्यू योर रिजल्ट, उस बायस हो जाता है थोड़ा रिजल्ट्स में ओरल हिस्ट्री से. तो दिस इज द टाइप ऑफ योर डाटा कलेक्शन मेथड्स, so you should know these are the types of data collection methods. Clear? Okay. Then comes question and survey. ये तो बहुत ही इजी है, क्वेश्चनर के बारे में तो क्या ही बताएं, क्वेश्चंस पूछो और कलेक्शन कर लो, ठीक है. इसमें तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो गूगल फॉर्म है. गूगल फॉर्म्स आजकल जो शेयर होते रहते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है. क्लियर? ओके. या दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है. एट 13.35 डिग्री सेल्सियस what will be the pH of 0.1 molar NaOH solution? Assume activity coefficient of OH is solution is 1 and pKw is 13.68. क्लियर है? एक्टिविटी कोफिशिएंट बोला इन्होंने इतना है, और क्या, और आपको pKw की वैल्यू दी है, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? तो लेट अस ट्राई द फॉर्मूला. ठीक है, pH जो होता है, pH, okay, that will be pKw minus log, ठीक है, 0.1 अपॉन 1, ठीक है, ये वैल्यू है, और यहाँ पे बेस में 10 ले लो, ये है आपका फॉर्मूला. इसमें 0.1 क्या आया है, ये आपका मोलारिटी आ गया, और ये एक्टिविटी कोफिशिएंट, OH. क्लियर है? तो pKw की वैल्यू दिया है 3.68, ठीक है, माइनस log 10 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है, 13.68 माइनस log 10⁻⁻1 आगे आ जाएगा. यहाँ पे एक और भी कंडीशन है, यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, log 10 बेस्ट है, ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 13.68 minus 1, that is 2.68, ठीक है. यू शुड नो दिस फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए. ये आपका pKw, pH और pOH, these three things are very important, ठीक है. कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि pH प्लस pOH इक्वल टू
EKW होता है, ऐसे फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान दो और इस क्वेश्चन के आंसर को बनाओ। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको जनरेट करके मैंने दिखा दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बना लेना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So they are asking which of the following are used as a drying agent in a laboratory desiccator. यहाँ पे दिया सिलिका जेल, सिलिका ग्रेन्यूल्स, एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, में कैल्शियम क्लोराइड एंड नाइट स्टिक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें सारे ही हैं। अब पता कर लेते हैं डेसिकेटर होता क्या है। देखो ये डेसिकेटर होता है। डेसिकेटर क्या होता है? डेसिकेटर्स आर द सीलेबल enclosures containing desiccants used for preserving the moisture sensitive items such as cobalt chloride paper for another use. A common use of desiccator is to protect the chemicals which are hygroscopic or which reacts with water from the humidity. जो ह्यूमिडिटी से वाटर को खींच लेते हैं, ठीक है, उसको रोकना है, उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए डेसिकेटर यूज होता है। अब डेसिकेटर में क्या होता है, जो लोअर कंपार्टमेंट ऑफ डेसिकेटर होता है उसमें लंप ऑफ सिलिका जेल रख दो, या फ्लैशली कैल्शियम क्विकलाइम रख दो, फिर ड्राइट होता है या तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, और इसके साथ साथ एक्टिवेट एल्यूमिनिया सिलिका ग्रेन्यूल्स ये सब भी रखे जा सकते हैं। ठीक है, the substance needing desiccation is put in the upper compartment usually on the glazed and perforated ceramic plates. यहाँ पे रखा जाता है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे रखा जाता है, और इसके नीचे डेसिकेंट्स रखे जाते हैं, इसके नीचे डेसिकेंट्स। क्लियर? डेसिकेंट्स मतलब वही वाटर ऑब्जर्विंग मॉइस्चर्स वाले जो है ना, ड्राइंग एजेंट्स, ड्राइंग एजेंट्स रखे जाते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो अगेन आई एम टेलिंग कि एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, भले ही 4 सीट्स हैं, और 4 सीट्स ओनली देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन, कंपटीशन हाई है। ठीक है, कंपटीशन हाई है, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी करो। विदाउट अच्छी तैयारी इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम, सो प्लीज डू इट। ओके, so all the best for the upcoming exam. Have a nice day. Thank you.